तो पंजाब के जो पीवाईक्यूज हैं आज हम देखेंगे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, पर पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या रहेगा आज का ऑब्जेक्टिव हमारी इस क्लास का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टेप्स हैं। पहले तो देखेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या क्या टॉपिक्स मेंशन्ड है आपके स्पेसिफिकली जो पंजाब सिविल सर्विसेज में आता है। उसके बाद पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। उसके जब आप पीवाईक्यूज करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ कॉमन से टॉपिक्स हैं जो हर साल ही तकरीबन पूछे गए हैं, तो वो तो मस्ट हो जाएंगे अपने लिए, पर इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि आप बाकी टॉपिक्स स्किप कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो अप्रोच है वो आपको खुद ही पता चल जाएगी बाय द एंड ऑफ द सेशन, तो आराम से देखो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अब सुनो ध्यान से। तो 2 पेपर रहेंगे आपके प्रीलिम्स की अगर बात करें, और जो अभी हमारा प्लान चलेगा वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। मेंस पे अभी एकदम से स्विच नहीं करेंगे। सिलेबस में मैं आपको बता दूंगी प्रीलिम्स में क्या है और मेंस में क्या है। तो पेपर 1 जनरल स्टडीज, और जैसे ही आप पीसीएस की मतलब वेबसाइट पे भी ओपन करोगे तो सबसे पहले साइंस का आता है, एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस मतलब जो डेली यूसेज में होती है उसके बारे में। एंड देन पेपर 2 आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज सी सेट। अभी हम बात करेंगे सिर्फ साइंस की। पहले वेटेज देख लो। वेटेज काफी ज्यादा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मोर देन 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही पेपर के अंदर। अगर 2013 में देखोगे तो 14 क्वेश्चन थे, 15 में देखोगे 12 थे, 18 में देखोगे 16 थे, काफी ज्यादा नंबर है। तो जिसने साइंस नहीं पढ़ी होगी तो मुश्किल होगा कि क्वालिफाई ना हो, पर एक पॉजिटिव चीज है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो तो बहुत ही प्लस पॉइंट है आपके लिए। एंड 21 में देखोगे तो अगेन 11 क्वेश्चन है, तो मतलब आप साइंस को स्किप नहीं कर सकते एटलीस्ट। अब जैसे हिस्ट्री में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है, डेप्थ में पढ़ा हुआ है, तो यू कैन अटेम्प्ट एवरीथिंग। पर साइंस जो होती है इट इज मोर लॉजिकल। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो लर्न कर सकते हो, जैसे किसी चीज का फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा बोल दिया, बेकिंग पाउडर बोल दिया, तो यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ठीक है। किसी और का, जैसे मैं बॉक्साइट बोलूँ एक वर्ड, किस किस चीज की एक्सट्रैक्शन करते हैं हम बॉक्साइट से? बॉक्साइट से किस चीज की एक्सट्रैक्शन होती है? एल्यूमिनियम। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, और साइंस एंड टेक में यही सब करते हैं हम। जैसे अभी न्यूज आर्टिकल्स की बात करूं, टंगस्टन हो गया, मैंगनीज था, काफी न्यूज आर्टिकल्स में बन रखा था, तो मतलब आपको पता होना चाहिए। आपका अगर डिफरेंट स्टेट्स का देखेंगे, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट। आज आप एनालाइज करोगे कि फिजिक्स वाली जो साइड है, पंजाब वाले ज्यादा पूछते हैं। फिजिक्स हो गया, सेकंड पे केमिस्ट्री मिलेगा आपको, एंड बायो से बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके बायोटेक ओरिएंटेड ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि बीमारियां वगैरह ज्यादा आ गई 2020 के बाद। अभी दोबारा से आप HMPV सुन रहे हो, ठीक है, तो वो चीजें इंक्रीज ही कर रही हैं। तो इन द एंड आपको पता चलेगा कि फिजिक्स से ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी फॉर द एग्जाम ऑफ पंजाब। पर वहीं पे हरियाणा का देखोगे तो वहां पे बायोलॉजी की ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलेगी। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से रहते हैं, केमिस्ट्री से उससे कम, बहुत कम रहते हैं। अगर 12 क्वेश्चन बायो से आ रखे हैं तो 2 आ जाएंगे केमिस्ट्री से। फिजिक्स से कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है। तो सभी जो स्टेट्स हैं उनकी डिफरेंट प्रायोरिटीज है, तो वो चीजें आपको जैसे जैसे पीवाईक्यूज करेंगे वो पता चल जाएगा। पहले तो सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए कि है क्या आपके सिलेबस में। तो पहला जो चैप्टर या यूनिट कह लो, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे आगे आगे चलेंगे तो आप देखोगे इन सभी में से एक एक क्वेश्चन आ रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ याद है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उन्हीं टर्मिनोलॉजीज की तरफ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एटम के ऊपर इतना एम्फेसाइज क्यों किया है? क्योंकि आप सुनोगे अबाउट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सुन रखा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो उसमें न्यूट्रॉन का ही तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आसपास घूम रहे हैं। कार्बन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डायमंड कार्बन से ही बना होता है, ग्रेफीन डायमंड से बना होता है, ग्रेफाइट डायमंड से बना होता है। एक फुलरेंस करके आपने वर्ड सुना होगा कभी 9th क्लास की साइंस की बुक में, अगेन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो इतना सा भी अगर पता हो तो क्वेश्चंस हो जाते हैं आपसे अटेम्प्ट। अगला देखें, अगर क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, वेरी इंपॉर्टेंट। कपड़े कैसे धुलते हैं? अगर आप उसको सर्फ में रख रहे हो तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक क्या होता है? अब ये नहीं कि कपड़े कैसे धुलते हैं, लेमन वर्ड्स में तो नहीं होगा, और भी आ रहे हैं, ठीक है। लेमन वर्ड्स में तो नहीं देखेंगे, साइंटिफिक ही पूछा जाएगा आपसे कि जो डर्ट है, गंदगी है,
वो फोबिक वाले पार्ट से जुड़ेगी या जो वाटर लविंग पार्ट है उससे जुड़ेगी? दो शब्द देखो, दो शब्द आएंगे साइंस में, बहुत फेवरेट हैं, हर जगह सुनोगे आप, फोबिक एंड फिलिक। फिलिक जहां कहीं पे भी आता है इसका मतलब होता है लविंग, और फोबिक का मतलब होता है दूर रहो, हेट सॉर्ट ऑफ। तो जो डर्ट होती है ना वो हाइड्रोफोबिक एंड के साथ जुड़ती है। कैसे ये मैकेनिज्म होता है अपकमिंग देखेंगे हम जब लेक्चर्स होंगे। देन उसके बाद आता है आपका लाइफ ऑन अर्थ। अब ये वाला जो टॉपिक है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो एक कॉमन सा टॉपिक है आपका, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ आ जाएगा। एज सच कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिला है इस वाले टॉपिक से आपके पंजाब के एग्जाम में, पर वहीं पे हरियाणा का ओपन करोगे इससे पता नहीं कितने क्वेश्चंस पूछ लिए हुए हैं, पर इसमें नहीं पूछा है, बट स्टिल इसको हम स्किप नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद आ गई ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ प्रोसेसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पर अगर क्वेश्चन देखोगे तो ब्लड क्लॉट का पूछा गया है, बस ब्लड क्लॉटिंग, कि अगर चोट लग जाती है आपको, खून कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर क्या चीज आती है, जो ब्लैक कलर का देखते हो ना आप चोट के ऊपर बन गया होता है, दैट इज नोन एज क्लॉट। तो उसके ऊपर आ रखा है, बाकी किसी टॉपिक पे कभी आया नहीं। तो पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप इसको स्किप करोगे, एक बार इसके गो थ्रू तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी उसके बाद लाइफस्टाइल डिजीज। अब देखो एग्जाम 2021 में हुआ था, 2020 की नोटिफिकेशन थी, 21 में कंडक्ट कर दिया गया था। तो अब यहाँ पे लिखा है लाइफस्टाइल डिजीज। इस बार ना आपने दो तीन चीजें बहुत सुनी होगी न्यूज में। एक सुनी होगी आपने हेपेटाइटिस, दूसरा आपने डायबिटीज के बारे में बहुत सुना होगा, एक वेट लॉस ड्रग बड़ी न्यूज में थी, ठीक है, ये यूएस से चली है पूरी वेव इंडिया तक आई, और जेम्बिक नाम है उसका, और जो उसके अंदर केमिकल एपीआई डाला हुआ है दैट इज सेमाग्लूटाइड। तो इस बार वो बहुत न्यूज में बन रखा था, तो यू माइट सी क्वेश्चन फ्रॉम द लाइफस्टाइल डिजीज, एक प्रोबेबिलिटी लेके अगर चलें। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स एज सच नहीं आएगा, पर जैसे मेडिकल टर्मिनेशन बिल पे आ गया था एक क्वेश्चन, पर अब बिल की बात करी गई है तो वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक कोई ऐसे स्कीम्स वगैरह आपसे हेल्थ ओरिएंटेड नहीं पूछी गई हैं, बट स्टिल हम टच करके चलेंगे इनको। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ ये लाइफ प्रोसेसेस में ही आ जाता है जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। एंड इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वैक्सीन आप देखते रहते हो न्यूज आर्टिकल्स में, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, नोट भी कर सकते हो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी बता रही हूँ। जैसे हैविश्योर, ये वैक्सीन 2024 में बहुत ज्यादा न्यूज में थी। किस चीज से रिलेटेड है हैविश्योर? हैविश्योर ऑनलाइन, हैविश्योर वैक्सीन किसके लिए आई है? ये है आपकी हेपेटाइटिस ए के लिए, ठीक है। नाउ वैक्सीन बिकम इंपॉर्टेंट, तो ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। HIV, एड्स, टीबी, पोलियो, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, वो हर डिजीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया फिजिक्स वाला सेक्शन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन। पहला क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता दो, कि कोई भी चीज अपनी ही जगह पे रहेगी जब तक आप उसको धक्का नहीं मारोगे, दैट इज द फर्स्ट लॉ। दूसरा क्या बोलता है, F इज इक्वल टू एम में, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, भूल गए हो, चलो कोई बात नहीं। एंड थर्ड तो बहुत इजी था, थर्ड क्या बोलता था न्यूटन का, कि हर एक एक्शन अपोजिट रिएक्शन, तो वो तो नहीं भूलना है। तो ये सारे जो आपके चैप्टर्स हैं, ग्रेविटेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, पर फोर्स वाला चैप्टर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ जाएगा, कोई भी चीज है वो डूबती क्यों नहीं है या डूब क्यों जाती है, तो दैट कम्स अंडर योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बयंसी सुना है वर्ड, बयंसी, बयंट फोर्स सुना होगा आपने, तो वही है ये चीज। उसके बाद लाइट एंड साउंड वाला चैप्टर हाईली इंपॉर्टेंट, ये तो स्किप नहीं करने होते, क्योंकि लाइट का कहां पे रोल रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सुना है कभी, रेडियो वेव्स, यूवी पक्का सुना होगा, सनलाइट से आती है, ठीक है, यूवी सुन रखी है, ठीक है। माइक्रोवेव्स सुनी है। हम किस स्पेक्ट्रम में देखते हैं, विजिबल, वेरी गुड, विजिबल, विजिबल, विजिबल में भी आपने एक फॉर्मूला सुना होगा विबग्योर का, इंद्रधनुष के लिए बताते होंगे आपको भी घर पे, कि विबग्योर से सारे कलर्स याद रह जाते हैं। तो दिस इज द स्पेक्ट्रा जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। यूवी में खड़ा कर देंगे हमें, हमें कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो लाइट वाला जो चैप्टर है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी गाड़ियों में मिरर्स का यूज होता है, कौन सा मिरर लगा होता है साइड में, रेयर व्यू मिरर भी जिसको बोलते हैं, यस।
तो ये सारी चीजें डेली लाइफ में आ रही हैं तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साउंड वाला चैप्टर, साउंड के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीबीज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आप देखोगे न्यूज में बनी रही, तो इलेक्ट्रिसिटी कांट स्किप, इसको भी पढ़ना है। और 2014 में पेपर हुआ था, 2013-14 नोटिफिकेशन और एग्जाम के जो ईयर्स हैं, उसमें ना आप देखोगे कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर उसके बाद अगर देखोगे, अगर आपने ग्राफ ध्यान से देखा था, ओ यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है, चलो एनीवेज, कंप्यूटर से 2014 में लास्ट टाइम पूछे गए हैं। बाकी के जो एग्जाम हुए हैं कभी क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टिल इसको भी एक लेक्चर देना ही पड़ेगा। टाइम के बाद आया है पेपर, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि इस बार भी नहीं आएगा। कुछ नहीं, जस्ट बेसिक चीजें। एक आ गया था बाइनरी सिस्टम वाला, आपने सुना होगा 2 डिजिट 0 एंड 1, पर वहां पे एक फॉर्मूला दे दिया था 1 1 1 और बेस में दे दिया था 2, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूलाज बता दूंगी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, डरना नहीं है इन वर्ड से, इजी है, फॉर्मूला याद रख लोगे तो आ जाएगा आपको। मैथ्स बैकग्राउंड के कितने हैं? नो वन, नाइस, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो फॉर्मूलेज हैं, आधे घंटे का भी टाइम नहीं लगेगा आपको, सारे बता दूंगी एक बारी में, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस रहेगा आपका जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लग गया पता सभी को? ऑनलाइन यहां तक क्लियर? ये प्रीलिम्स वाला सिलेबस है आपका, एवरीडे साइंस। यस नो? वाटर लविंग, एल्यूमिनियम, यस क्लियर मैम, यस मैम, ठीक है। एक अच्छी बात है पंजाब के पेपर में कि बड़ा स्पेसिफिक सा सिलेबस है आपकी एवरीडे साइंस, अदरवाइज हरियाणा और हिमाचल के लिए आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ता है। ऐसे नहीं है स्पेसिफिक टॉपिक दिया होगा कि हाँ जी यही पढ़ना है वो पढ़ना है। और नोट्स का मैं पहले ही बता दूं आपको, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, सारी एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है, जो क्लास में नोट्स दूंगी आपको वो पढ़ लेने हैं। बाकी किसी की आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अभी क्यूरियोसिटी का वैसे टाइम नहीं है, पेपर अप्रैल मंथ या उसके बाद कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के मैं चैप्टर्स बता दिया करूंगी अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि मुझे और ज्यादा पढ़ना है, अदरवाइज क्लास नोट जो होंगे वो मोर देन इनफ होंगे, ठीक है। ओके, नाउ ये देखो, ये मेंस में आ जाएगा आपका, तो इंपॉर्टेंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो पेपर नंबर 4 रहेगा आपका, ये मेंस का है। जिनका प्री क्लियर होगा उनको सौभाग्य मिलेगा कि वो इस पेपर को भी लिखेंगे। अब यहाँ पे जब पेपर आएगा आपका तो वो रहेगा पूरा एनालिटिकल, क्रिटिकली एनालाइज, इवेलुएट, डिफाइन, प्रिंसिपल बताओ इस बायोटेक्नोलॉजी कैसे परफॉर्म करती है, जीन थेरेपी कैसे चलती है, वो सब चीजें किसमें आएंगी आपकी मेंस के पेपर में। पर अभी के लिए जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ये मेंस का रहेगा आपका, इसके ऊपर हम ज्यादा एम्फेसाइज अभी नहीं कर रहे क्योंकि इसकी अप्रोच फिर से बतानी पड़ेगी जिनके पेपर क्लियर होंगे या जो आगे इसके साथ प्रोसीड करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एनालिटिकल रहेंगी सारी चीजें, मतलब आपको पूरा लिखने के लिए आएगा। अब बताइए कि स्पेस सेक्टर के अंदर कोई मिशन है, काफी सक्सेसफुल रहा, आपको आ जाएगा शॉर्ट नोट। कोई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाएगा। तो ये तो नोट फॉर्म में है, अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम प्रीलिम्स तक ही रहेंगे। एक बार पीवाईक्यूज देख लेते हैं, बायोलॉजी का क्या सेक्शन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका टेक्नोलॉजी वाला। अब देखो यहाँ पे जो बेस ईयर्स रहेंगे वो यही रहेंगे, अगेन 14 वाला होगा, 15, 18 और 21 वाला। शुरू के ये जो 2 पेपर्स रहेंगे एवरीडे साइंस से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला सेक्शन है। पर 18 में देखोगे कि टेक की तरफ हम थोड़ा शिफ्ट हुए, और 21 में देखोगे 2-3 क्वेश्चन आपको टेक्नोलॉजी से आगे स्पेसिफिक। और अगर हरियाणा का पेपर कंपेयर करोगे वहां पे आपको एवरीडे साइंस ही मिलेगी सारी जगह, टेक से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है गिन के, वो भी सबसे जो प्रेवलेंट होती है। लास्ट टाइम आदित्य L1 पे आ गया था, उससे पहले आपका क्वांटम कंप्यूटिंग का पूछ लिया था कि बेसिक यूनिट क्या होती है, तो वो तो इजी से क्वेश्चन आते हैं टेक्नोलॉजी के। पर अब हमें थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा, वैकेंसीज भी ज्यादा हैं और करंट अफेयर बहुत ज्यादा वास्ट होता है साइंस एंड टेक का, पर हम प्रिसाइज करेंगे बिल्कुल। चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब देखो पहला क्वेश्चन वैक्सीन के ऊपर आया था, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन पुराना है, 2014 का है। ये आ रखा है आपका जापानीज एनसेफेलाइटिस, एनसेफालॉन एक शब्द होता है एनसेफालॉन, ये रिलेटेड होता है आपके ब्रेन से, एनसेफालॉन, ठीक है। तो जापानीज एनसेफेलाइटिस ये वर्ड यहां पे,
तो ये जो वैक्सीन बनाई गई थी ये जापानीज एनसेफेलाइटिस के अगेंस्ट बनाई गई थी, और ये जो पर्टिकुलर बीमारी हुई थी एनसेफेलाइटिस एनसेफेलॉन से रिलेटेड है, एनसेफेलॉन इज रिलेटेड टू ब्रेन। और यहाँ पे एक लिखा वर्ड मैंने जो बोला दैट इज आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, तो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी आपको। तो ये वाली जो डिजीज थी जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये थी आपकी वायरल। ठीक है, तो एक ऑप्शन में लिखा है कि ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये 2014 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, पर आज इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, तो यहां से हम बोल सकते हैं ये कैसा क्वेश्चन था फ्रॉम द करंट अफेयर। इसको अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, पर फिर भी हम इसको एनालाइज कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या था। तो इसका आंसर वाज ऑप्शन डी, दैट इज ओनली वन। पहली स्टेटमेंट तो ठीक थी, इंडिजिनियसली प्रोड्यूस थी, यानी कि अपनी ही कंट्री के अंदर डेवलप करा गया था। अब कोई भी वैक्सीन होती है उसको बनाया कैसे गया। अब कोविड-19 आया, इतनी सारी वैक्सीन बनी, तो ये क्वेश्चन आ गया आपका 2021 के पेपर में कि कौन सी वैक्सीन में जो है वो वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस डाली थी। वीकेंड का मतलब होता है थोड़ा सा जिंदा वायरस होता है पर उसको कमजोर बना दिया जाता है, फिर बॉडी के अंदर डाला जाता है और फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। तो पहले ही बॉडी को तैयार कर दिया जाता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो ये कैसा होता है, लाइव एटीन्यूटेड। तो इस वाली वैक्सीन के साथ इस वाली डिजीज को पढ़ने का भी कोई रेलिवेंस नहीं है, बिकॉज इट वाज फ्रॉम द करंट अफेयर। एक लाइन आप देख रहे हो कि ये पूछ लेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है, प्रोटोजोन है, कैसा है। तो अगर डिजीज नहीं पड़ी होंगी तो वो आइडिया नहीं लग पाता है। एंड एक ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे बनाई गई है, उसमें कोई जिंदा वायरस जो भी पैरासाइट था वो डाला गया था या वीक करके डाला गया था, डेड करके डाला गया था, वो पता होना चाहिए किसी भी वैक्सीन का। अब जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, 2024 में आप देखोगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये बहुत न्यूज में था। कौन सी डिजीज कॉज करता है या कौन सा कैंसर कॉज करता है, ये सर्वाइकल कैंसर, फीमेल्स में होता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर। आप इनको नोट भी कर सकते हो, बूस्टर ही है एक तरह से, नॉलेज भी काफी मिलेगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यूज ही देखेंगे। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए लेके आए हम वैक्सीन, दैट इज HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। वैसे ही हैविश्योर है, हेपेटाइटिस ए के लिए लेके आए। R21 मैट्रिक्स वैक्सीन किसके लिए है, ये जस्ट हम टच कर रहे हैं एक बार सारी चीजों को कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। R21 मैट्रिक्स वैक्सीन जो है ये आई है आपकी अगेंस्ट मलेरिया, मलेरिया। और एक और है यहाँ पे, दैट इज इक्सचिक, इक्सचिक। इसके नाम में इसकी बीमारी का भी नाम है, दैट इज चिकुनगुनिया। ठीक है, तो ये कुछ वैक्सीन हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में बन रखी थी। तो फ्रॉम द PYQ वी कैन एनालाइज कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ जी, सर्वाइकल कैंसर के लिए, गुड। ओके, तो ये पढ़ लेना आप एक बार अगर पढ़ना हो। हाँ, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि वैक्सीन बनाई किसने, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। अब दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इम्यूनिटी वाला जब चैप्टर आप पढ़ते हो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, सबसे पहले यही बताते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी में आपका बोन मैरो आ जाएगा, थाइमस आ जाएगा, सेकेंडरी में आपके माल्ट आ जाएंगे एंड ऑल। तो इसका आंसर वाज वेरी सिंपल, ये आपका बोन मैरो एंड थाइमस था। इसमें बस इतना पूछा हुआ था कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। बी एंड टी सेल्स के बारे में सुना है आपने, बी सेल टी सेल, इम्यूनिटी जो बूस्ट करते हैं, मेमोरी बी सेल, नहीं? बायोलॉजी है किसी की? ठीक है, फिर बाकियों को भी नहीं पता होगा, चलो स्किप इट। तो ये चीजें जो होती हैं ये बताते हैं हम जब इम्यूनिटी वाला चैप्टर। तो ऐसे ही हड्डी बनाई जाती है प्रॉपर, और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपके बी सेल भी बनते हैं, टी सेल भी बनते हैं। कोई भी चीज जहां पे बन रही है दैट ऑर्गन इज नोन एज प्राइमरी। फिर जहां पे अपना दूसरा काम करेगी उसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। अब जो आपका बी सेल है बना तो यहीं पे है, ये मैच्योर भी यहीं पे होता है, यानी कि पैदा भी यहीं पे हुआ और बड़ा भी यहीं पे होता है। पर जो टी सेल होता है ये क्या करता है, यहाँ पे बनता है पर मैच्योर जाके थाइमस में होता है, थाइमस। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट प्राइमरी ऑर्गन पूछे थे, बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है, तो ये आपको चैप्टर से ही पता चलेगा। इसके बाद एफ्लाटॉक्सिन्स के ऊपर पूछ लिया था, एफ्लाटॉक्सिन्स, और ये बोला था कि एफ्लाटॉक्सिन है क्या। एस्परगिलस एक वर्ड होता है, एस्परगिलस, एस्पर। तो ये आपकी फंगस होती है, टॉक्सिन वाली फंगस होती है, कवक जिसको आप बोलते हो। देखिए फंगस सभी ने,
ब्रेड के ऊपर भी लग जाती है ना मोल्ड्स, दैट इज द फंगस। तो एफ्लाटॉक्सिन एक काफी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं इस ग्रुप के अंदर। तो खैर ये भी स्टैटिक था, अगेन नहीं पढ़ा है तो आइडिया नहीं लग पाएगा कि ये है क्या चीज। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। जब लीवर के बारे में पढ़ते हैं, ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं, तब ये आप पढ़ते ही हो कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन का रूप कब लेती है, तो ये लेती है हमारे लीवर के अंदर। तो आई थिंक इट इज इजी। अगर किसी की बायोलॉजी थी पहले तो उनको इजी लगेगा, बाकियों को पढ़ के ही आएंगी ये चीजें, ठीक है। ओके, नाउ लिटमस, सबसे फेवरेट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको ये दिखेगा, दैट इज अबाउट द लिटमस। लिटमस पेपर यूज किया कभी? स्कूल टाइम में किया होगा, राइट। तो ये बनाया किससे जाता है? तो ये बनता है फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन्स होते हैं ये, ठीक है, लाइकेन से बनते हैं लिटमस। ऑनलाइन चैट बॉक्स में लिखते रहो लाइकेन। हाँ जी, ऑनलाइन लाइकेन किस किस से मिलके बना होता है? लाइकेन। ओके, रिपीट होने के चांसेस तो बहुत कम है, तो इससे आपको एक और वर्ड जो ध्यान रख सकते हो आप, दैट इज माइकोराइजा। अब देखो जहां पे भी ये शब्द आता है ना माइको, यहां पे बात ही किसकी होती है? फंगस की, कवक की, ठीक है, कवक की। जैसे माइकोलॉजी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस, लॉजी का मतलब होता है दैट इज स्टडी, ठीक है। तो यहां पे फंगस आ जाएगा। राइजा का क्या मतलब होता है? रूट्स, जड़ें। तो ऐसी एसोसिएशन फंगस की बड़ी बड़ी जो जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स के साथ, दैट एसोसिएशन इज नोन एज माइकोराइजा। तो ये टर्म हम आइडिया लगा रहे हैं जस्ट कि हो सकती है आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दे दे। अब बैक्टीरिया से क्या टर्म आप एसोसिएट कर सकते हो? तो कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो बैक्टीरिया को बीमार कर देते हैं, तो दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। फाज होता है यहाँ पे वायरस, ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है? ह्यूमंस को नहीं, बैक्टीरिया को कॉज कर रहा है, तो बैक्टीरियोफाज। सो इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। यस, एल्गी एंड फंगस के बीच में एसोसिएशन होती है, तब जाके लाइकेंस बनते हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आपका ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर आ रखा था। अब देखो जब भी क्या होता है, आपके हाथ में इंजरी हो जाती है, ठीक है, ब्लड फ्लो करता रहता है, फिर आप क्या करते हो? उसको दबा लेते हो। तो दबा के ऐसा क्या होता है कि वो जो ब्लड का फ्लो था वो रुक जाता है, अनटिल और अनलेस सुपरफिशियल लगी है चोट, मतलब थोड़ी ऊपर ऊपर ही लगी है, ज्यादा डेप्थ में नहीं है, वो तो नहीं रुकेगी ना। उसके लिए तो आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आप दबाते हो जैसे ही, तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो एकदम से रुक जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। नाउ प्लेटलेट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक और चीज होती है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा, इसका डोनेशन किया जा रहा था प्रॉपर तरीके से। अभी ये अपने काम का नहीं है, जब चोट लगती है तो प्लेटलेट्स काम पे आते हैं, प्लेटलेट्स। तो खैर यहाँ पे तो पूछा गया था कि कौन सा ऐसा यहाँ पे पार्ट है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं करने देता। नाउ ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसको पढ़ाते ही एक इमेज से हैं, और वहां पे बता देते हैं आपको कि ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉट बनाने में, यानी कि ब्लड का फ्लो बाहर ना हो, तो उस चीज को रोकते हैं। तो हिपैरिन क्या करता है? ब्लड को लिक्विड फॉर्म में ही रखता है, तो इट इज एंटी कोएगुलेंट इन नेचर। सो इट इज इजी, अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको इजी लगेगा ये वाला क्वेश्चन। मैं बता दूंगी आपको टफ कौन सा है, जो एक्चुअल में टफ है, जो पढ़ा नहीं होगा और मे बी आपको दिखाई दे। केमिस्ट्री का देख लेते हैं अब। ऑनलाइन यहां तक क्लियर? बायो का सेक्शन हो गया आपका कंप्लीट, यही क्वेश्चन थे, ईयर मैंने लिख दिए थे साथ के साथ, वो आप देखते चलो। हो सकता है मेजोरिटी ऑफ यू, हरियाणा को भी जब पढ़ाया था मैंने तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं थे, पर एट दी एंड उनको भी समझ आ गई थी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका टेक वाला पार्ट, तो टेंशन मत लो इतनी। अभी तो PYQs है, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। चलो जी, केमिस्ट्री अब देख लो, पहले ईयर देखो 2014, और यहाँ पे एक केमिकल एजेंट का नाम लिखा है दैट इज सेरिन, और ये सीरिया में यूज किया गया था। आपने सुना होगा वॉरफेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें यूज करी जाती हैं, कहीं पे केमिकल यूज हो रहे हैं, कहीं पे वायरस का पैकेट बना के भेज दे रहा है लेटर के साथ। सुनिए, ये यूएस में हो चुकी है ये ट्रेजेडीज। लेटर लिखा और जहां पे ग्लू लगती है ना वहां पे टॉक्सिन लगा दिए थे साथ, ताकि बीमारी फैल जाए, तो ये सब चीजें हो रखी हैं। तो अभी ये 2014 का क्वेश्चन है जस्ट बिकॉज, तो आप पुराना देखोगे तो ये अगेन आपका कैसा आ गया?
करंट अफेयर, तो आज के टाइम में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। पर ये था क्या, तो ये नर्व एजेंट था, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन वाला, स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो पतली सी कॉर्ड होती है, उसको इम्पैक्ट किया इसने, नर्व एजेंट था ये, ठीक है। पर ये करंट अफेयर से है, ये भी मैंने बता दिया। और एक चीज अगर आपने नोटिस करी, बायो था चाहे से आपका, चाहे ये वाला एग्जाम था, 2014 में भी आपका क्वेश्चन कहां से था, फ्रॉम द करंट अफेयर। और अगर केमिस्ट्री का देखोगे वो भी कहां से था, पहला करंट अफेयर। तो ये चीज ध्यान में रखना, करंट अफेयर नहीं स्किप करने। ये वाला टॉपिक अगर आप साइंस छोड़ रहे हो, पर ये टॉपिक मत छोड़ना, इससे क्वेश्चन बटर हो गया आपका, बार बार पूछे गए हैं। कुछ नहीं होता, ये टेबल याद करना होता है, एक दो टेबल्स होते हैं, बस उतने ही याद करने होते हैं। ये कोलॉइड होते हैं, जब हम सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आती हैं ये चीजें, कि अगर मान लो आपके पास दो चीजें हैं, एक गैस है एक लिक्विड है, गैस कम मात्रा में है पर लिक्विड ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, किस टाइप का कोलाइड बनेगा, तो उसको एरोसोल बोल देते हैं। वैसे एक वर्ड बड़ा पॉपुलर है, इमल्शन, सुना होगा आपने। दो टाइप के लिक्विड हैं, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, तो उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे। तो ये चीजें जो है बहुत बार पूछी गई हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, पंजाब वाले एग्जाम में। तो जैसे मैच द फॉलोइंग टाइप का आ रखा है, पहला है जेल, तो जो जेल है ये यहाँ पे मैच कर जाएगा। पर मैं ये नहीं बोल रही कि पीवाईक्यू ही आ जाएगा इसका दोबारा उठ के, आपको ये चार्ट ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए, कि कौन सा सोल कैसे बनता है, ठीक है। तो वो चीजें रहेंगी इसमें, मेयोनीज आपने देखी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए उसमें सॉलिड इन लिक्विड था कि लिक्विड इन सॉलिड था। पेस्टी सब्सटेंस है, तो कौन सी चीज ज्यादा होगी, लिक्विड या फिर सॉलिड, लगाओ थोड़ा सा आइडिया। पेस्टी है कोई चीज, तो उसमें सॉलिड ज्यादा होना चाहिए कि लिक्विड ज्यादा होना चाहिए, ध्यान से। अगर लिक्विड ज्यादा होगा तब तो फ्लो कर जाएगा, पेस्ट थोड़ी फ्लो करता। टूथपेस्ट में, अब टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, पेस्ट ही है, पर ऐसे थोड़ी होता है आपने ऐसे उल्टाया तो वो सारा ही निकल जाता है, एकदम से नहीं निकलता ना, तो सॉलिड ज्यादा होता है देन कंपेयर टू द लिक्विड। तो ये वाला जो टॉपिक होता है आपका जेल वगैरह, हाँ सॉलिड इन लिक्विड, यस। तो ये सारी चीजें, ये वाला जो टेबल है ये प्रिपेयर करना पड़ता है। खैर ये जब सॉल्यूशन वाला चैप्टर आता है तो उसमें करते ही हैं। तो मैच द फॉलोइंग है, अगेन थोड़ा सा भी आइडिया है तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और इमल्शन, ये मिल्क वाला आ जाएगा। अब पानी मिला दे थोड़ा सा दूध के अंदर, पता चल जाता है देख के कि दूध में पानी मिल रखा है। दादी वगैरह को तो लग जाता है, आपको लग जाएगा या मुझे लग जाएगा, नहीं लग पाता ना, तो दैट इज इमल्शन। लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल दिया, नहीं पता लग रहा है, आप डिफरेंशिएट ही नहीं हो रहा है अपने से, तो इमल्शन में आपका ये मिल्क आ जाएगा। देन सोल, ये पेंट वगैरह में हम पढ़ते हैं, सोल क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड है या लिक्विड इन सॉलिड है, वो सारी चीजें। एरोसोल मैंने अभी बताया आपको, कम मात्रा में आप देखोगे लिक्विड होगा एंड ज्यादा जो रहेगी आपकी वो गैसेस रहेंगी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे फॉग होती है। ओके, नाउ मेटलोर्स, ये हम डेली पढ़ते हैं मेटलोर्स के बारे में। जब लेक्चर्स भी होते हैं तो ऐसे नहीं होता कि एक ही दिन में सारे और पढ़ा दिए, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज कि आप सारे एक ही दिन में याद कर लो। तो जैसे हड्डियां होती हैं आपकी बॉडी की, हरियाणा वालों को पढ़ाना पड़ता है वो, पंजाब में तो नहीं पूछते ज्यादा, हड्डी वड्डी से कोई क्वेश्चन नहीं है। पर जैसे ओर्स हैं, मैं आपको एक टेबल दिखा देती हूँ, इतने सारे ओर्स हैं, आपको लगता है एक दिन में हो जाएंगे लर्न, नहीं हो पाते। हमारी एक रूटीन थी नाइट वाले बैच में भी, हम 3-4 ही ओर्स याद करते थे डेली के, मतलब पीपीटी के एंड में लगा लिया और बता दिए कि 3-4 ओर्स हैं, इनको लर्न करो, आज यही करने हैं। तो उस करके बहुत सारे ओर्स बाय द एंड आपको लर्न हो जाते हैं। पर अगर पिछले क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो ये है आपका एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट एक, ये है 12th क्लास की केमिस्ट्री। पर इसका मतलब ये नहीं आप केमिस्ट्री उठा ली 12th क्लास की और उसको ही पढ़ना शुरू कर दिया, कोई रेलिवेंस नहीं है। पर हाँ, जो चार्ट्स वगैरह हैं वो पीपीटीज में ही आपको मिल जाएंगे, तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगी आपको कि सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ डालो 11th और 12th की। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, बस मुझे इतना बताओ, ये जो कैलेमाइन लिखा है ना, इससे क्या चीज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन सा एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं? लड़कियां आंसर करेंगी, लड़के नहीं भी करेंगे तो चलेगा। कैलेमाइन में कौन सा एलिमेंट होता है? लड़कों के लिए नहीं है ये, मैं लड़कियों से पूछूंगी। ऑनलाइन कैलेमाइन, लैक्टोकैलेमाइन, ये क्रीम में डला होता है, इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है। आपने देखा होगा कुछ क्रीम्स होती हैं, उनको अप्लाई करने पे थोड़ी सी शाइन आती है फेस के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर डला होता है जिंक। तभी बोलते हैं क्रीम में इलेक्ट्रोकैलामाइन डला हुआ है इसमें, तो कैलामाइन इज रिलेटेड टू जिंक। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली ऑप्शन गलत थी, मैच। अब ये मत सोचना कि नीचे है जिंक और ये स्पेलराइट गलत लिख दिया है, ये ठीक है। एक और से बहुत सारे ओर्स हो सकते हैं जिससे आप एक सब्सटेंस निकाल सकते हो,
ठीक है। तो कैलेमाइन तो पता ही होना चाहिए। यस, डॉक्टर जब कोई क्रीम देते हैं किसी को, कोई स्किन इन्फेक्शन हो रखा होता है, हर डब्बे के ऊपर स्पेशली जो रात को लगानी होती है उस पर लिखा ही होता है कैलेमाइन, ठीक है, कैलेमाइन। तो ये जिंक से रिलेटेड है। और देखो इसका सोर्स दिखा देती हूं मैं। ये वाला टेबल अगर आप देखोगे आपको सारे मिल जाएंगे। सिडराइट पूछा था आपसे, वो देखो आयरन के सामने सिडराइट, राइट। उसके बाद कॉपर का पूछा हुआ था, कौन से वाला था, यहाँ पे कैलेमाइन लिखा हुआ था, तो ये तो गलत है, जिंक का है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड जिंक लिखा हुआ है, दैट इज फेलराइट, ये देखो। तो ये यहीं से उठाया हुआ था क्वेश्चन आपका, प्रॉपर एनसीईआरटी से। इन शॉर्ट, एक तो क्लास नोट्स और दूसरी एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक कोई नहीं होती इसके लिए, ठीक है। एनसीईआरटी पे ही आपको एम्फेसाइज करना है। और तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक था क्योंकि ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया था और डायरेक्टली उठाया हुआ था। उसके बाद जैसे टंगस्टन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, टंगस्टन वगैरह की एक्सट्रैक्शन कर रहे थे हम लोग, तो हो सकता है अगर करंट अफेयर से जोड़ा जाए तो टंगस्टन का पूछ लिया जाएगा। वॉल्फ करके कुछ भी आता है, वुल्फ, भेड़िया, याद रख लो कि वो टंगस्टन से रिलेटेड है। पूरा ना भी याद रहेगा चलेगा, पर वॉल्फ अगर कहीं पे दिखता है तो टंगस्टन से उसको अटैच कर लेना। टंगस्टन, फेरबेराइट ये भी टंगस्टन का है, और शिलाइट ये भी आपका टंगस्टन का है। तो ये टंगस्टन के हैं, जो ज्यादा करंट अफेयर में थी एलिमेंट, वो टंगस्टन ही थी थ्रू आउट 2024। तो इनको थोड़ा सा याद रखना। वॉल्फ, स्की बर्फ के ऊपर करते हैं ना, तो उससे याद रख लेना। वुल्फ भी कहाँ होते हैं जनरली, देखा होगा आपने, बर्फ के ऊपर दौड़ाए होते हैं प्रॉपर। तो वॉल्फ, स्की और फर्ब, फर्ब को कैसे याद रखोगे, चलो एक याद भी कर सकते हो आप, इतना भी कुछ नहीं है। फर्ब, फर्ब, बर्फ, फर्ब, लाइक दैट, ठीक है। वॉल्फ एंड शी, और दूसरा फर्बी। तो ये सारे आपके टंगस्टन के हैं। बाकी बॉक्साइट तो बहुत पॉपुलर है, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं। चलो, अब यहाँ पे ये आप देखोगे अगेन 2014 का क्वेश्चन है, वहां पे एक कलर देखा होगा आपने, एडिबल जो कलर्स होते हैं, तो ये अनाटो जो है बटर एंड चीज वगैरह में डाला जाता है। तो अगेन इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, उस टाइम पे ये बना था भी। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट अफेयर, ठीक है। देन हीमोग्लोबिन, अब देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, पता है सभी को। एच बी सुनते रहते हैं, लड़कों में इतना लड़कियों में इतना। पर इसके अंदर एलिमेंट कौन सी होती है, आयरन। आयरन की गोली देते हैं ना जब आप, आयरन नहीं होता, गोली होती है वो प्रॉपर। साइन इज Fe। अब सवाल देखो, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है। ऑक्सीडेशन स्टेट का चैप्टर आता है आपके 12th में, पर इसका मतलब ये नहीं है आपने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद करने बैठ जाना है। यहाँ पे आप दो तीन चीजें उठाओगे, जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन का पूछ लिया, +2 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है वो वाले एलिमेंट है, ऐसे नहीं कि सारे लग गए लर्न करने। और ऑक्सीडेशन स्टेट का यही वाला क्वेश्चन आ रखा था, उसके ज्यादा नहीं आप देखोगे। पर दूसरी जो पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी, दैट इज ऑफ क्लोरोफिल। तो इसमें मैग्नीशियम होता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है, 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन निकालने बैठ गए आप, दैट इज नॉट रेलिवेंट। तो ये आप याद रख सकते हो कि हीमोग्लोबिन का पूछा हुआ था, तो क्लोरोफिल का भी पूछा जा सकता है कल को, मैग्नीशियम। हाँ जी, हाँ जी वंशिका, लिखते चलो चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है अगर। ओके, अब चलते हैं थोड़ा आइसोटोप। 3 टर्म्स दिखाऊंगी मैं आपको, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोप। न्यूक्लियर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़े सालों में काफी ज्यादा इमर्ज हुआ है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हमें मिल जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी हम थोड़ा क्लीन सोर्स से बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोल से बना रहे हैं और कोल से इतनी सारी पॉइजनस गैसेज निकलती हैं। तो उसी वजह से इन 3 पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे आइसोटोप में आपसे पूछूं क्या होता है आइसोटोप, तो ये पढ़ते थे हम केमिस्ट्री में एक टाइम पे। आइसोटोप का मतलब होता है किसी भी चीज का जब एटॉमिक नंबर सेम होता है। एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, जैसे ये हाइड्रोजन का सिंबल रहता है H, खाली जगह पे देखते हैं, ये देखो ये हाइड्रोजन है, और आपने सुना होगा इसकी और भी बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जैसे ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, होती हैं ऐसी फॉर्म्स। अब जब भी एटॉमिक नंबर लिखते हो आप, तो वो लिखते हो पैरों में। एटॉमिक नंबर हमेशा पैरों में लिखा जाता है। ये लो, ये देखो आप, पहले तो यहाँ पे एक जगह लगाया था मैंने, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है आपका पीरियोडिक टेबल, वो देखो हाइड्रोजन सबसे पहले पे है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। पर जो इसका मास नंबर है, यानी कि वजन की तरह अभी आप सोच सकते हो, बट दैट इज नॉट एक्चुअली वजन, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह देखने पड़ते हैं। पर अभी के लिए सोच लो कि जो वजन है वो कहाँ पे लिखेंगे, सबसे ऊपर, यहाँ पे एटॉमिक मास लिख लो, या फिर
मास नंबर लिख लो। जब भी ये वाला नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उसको बोलेंगे आइसोटोप, और ये मास नंबर डिफरेंट होंगे। आइसोटोप कब बोलेंगे? जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर जो एटॉमिक मास होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो उस कंडीशन को बोल देते हैं आइसोटोप। दूसरी कंडीशन बनती है कि जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 1 है और लिथियम का ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये 2 है पर अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें तो इसका भी 1 ही रहता है मास नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएंगे, और जो मास नंबर है यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे? सेम। तो उस कंडीशन को बोल देते हैं आइसो बार। आइसो वर्ड होता है सेम, आइसो का मतलब ही क्या होता है? कोई चीज जो सेम है, आइसो बार, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोटोप यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, आइसो बार का मतलब है कि मास नंबर या फिर एटॉमिक मास सेम है। एक और टर्म आपने देखी, दैट इज आइसोटोन। आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, ठीक है। तो पहला ही जो चैप्टर देखा आपने सिलेबस के अंदर, स्टेट ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो अभी डरो मत इतने कि क्या हो गया, ये तो इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो, अभी इजी लगेगा आपको बाद में। तो अभी यहाँ पे पूछा था कि जो आइसोटोप होते हैं दे आर हैविंग सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ, ओके नेक्स्ट ये लो जी, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि आप अपने कपड़े जब धोते हो तो वो कैसे साफ होता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रिंसिपल होता है, ये देखो ऐसा बनता है कुछ स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो मिशेल या मीजल भी बोल देते हैं कहीं, मिशेल या फिर मीजल, ठीक है। मिशेल भी बोल देते हैं, मीजल भी बोल देते हैं। तो ये देखो एक पूंछ, जो सोप होता है ना आपका, उसका स्ट्रक्चर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे पूंछ सी लगी होती है और सिर होता है बना हुआ उसका, ठीक है। ये जो पूंछ लगी होती है और ये जो सिर सा बना होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये फोबिक होता है। मतलब ये वाला पार्ट पानी के साथ रहता है और ये वाला डर्ट के साथ रहता है। अभी के लिए इतना ही। अब जैसे यहाँ पे बोल देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था कि जो ऑयल एंड ग्रीस होते हैं वो हाइड्रोफोबिक जो सेंटर होता है उसके साथ अटैच होते हैं, तो ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक के साथ ही होता है। ऑल्दो इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए 10-15 मिनट लगते हैं, तो अभी उतना डिटेल में नहीं हम जा रहे, बट स्टिल इट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, आपकी क्लास 9 की एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रखा है कि 1H3 2He4 ये हीलियम है और एक हाइड्रोजन है। अगेन अगर आइसोटोप और आइसोबार आइसोटोन्स का टॉपिक क्लियर है तो अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑप्शन बी आइसोटोन। तो वो 3 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आइसोटोन्स हमने देख लिया। देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर पूछ रखा है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आइडिया है पीरियोडिक टेबल का? नहीं है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ। उसमें ना कुछ शेल्स बनती हैं, जैसे एस आती है, पी आती है, डी आती है। इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती है, आइडिया है इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें ना हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। जैसे एस में ना हमेशा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कम आ सकते हैं पर ज्यादा नहीं आएंगे। मतलब मैं अगर बोलूं 3 फिट हो जाएंगे क्या इसमें? नहीं होंगे। 4 नहीं होंगे। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कितनी रहती है? 2 ही रहेगी। वहीं पे अगर दूसरा देखोगे पी के अंदर हमेशा जो टेंडेंसी रहेगी वो रहेगी 6 इलेक्ट्रॉन लेने की। मतलब अगर मैं बोलूं कि 7 डाल दें तो आ जाएंगे? नहीं आएंगे। 8 बोलूंगी तब आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम आएंगे कितने? 6। वैसे डी है, पर डी तक आपसे पूछेगा नहीं, पर डी में बता देते हैं दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं, मतलब 10 से ऊपर नहीं आएंगे। तो ये गिनो पहले तो, 2 + 2 4, 4 + 5 9। तो 9 किसका एटॉमिक नंबर होता है? फ्लोरीन का। ये देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है आपका, अभी याद नहीं करना वो पीरियोडिक टेबल, बस इतना आइडिया होना चाहिए। ये देखो फ्लोरीन है 9 है, तो इसको उस तरह से लिखते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है दैट ये जो 1s2 2s2 2p5 है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो छोटा सा क्लास रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी, तो यहाँ पे एक ही आ सकता है। और ये देखो पी में कितने हैं? 5, और हमने क्या बोला मैक्सिमम कितने आ सकते थे? 6। तो मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपको स्पेयर मिल जाएगा भी, ठीक है। तो एक टेंडेंसी थी इसकी। ओके नाउ वाटर जब भी दिख जाए और कहीं पे डाइपोल मोमेंट लिखा हो तो यू कैन पिक इट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वाटर की, उसी वजह से सबसे ज्यादा अच्छा जो सॉल्वेंट है वो हम किसको बोलते हैं? वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपसे कभी पूछ लिया जाए, वाटर। डाइपोल मूवमेंट है, वाटर भी है क्वेश्चन में, तो आप डाइपोल मूवमेंट के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी है वाटर की जो इसको बहुत अच्छा सॉल्वेंट बनाती है, तो दैट इज हाई डाइपोल मूवमेंट।
अब ये सारा आपका अगेन पीरियोडिक टेबल से आ रखा है, तो ये मैं सारी ट्रिक के साथ ही लर्न करवाती हूँ। जैसे रेडॉन अगर आप देखोगे वो लिखा है रेडॉन इज द हैवीएस्ट गैस, पर पहले पता तो हो रेडॉन आती कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे मिलेगी आपको। तो इसके लिए एक ट्रिक क्या है, दैट इज हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए। उड़ाए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अपने को काम भी नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है, हम यहाँ तक की पढ़ते हैं। तो यहां से अगर आपको आइडिया होता कि नोबेल गैसेज है, हेम ने अरेंज करके 0 रन, तो रन तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ जी यही है हैवीएस्ट वन। उसके अलावा पूछा हुआ है एस्टेटाइन जो है वो रेयरर एलिमेंट है, तो जब अबंडेंट एलिमेंट आपको बताए जाते हैं अर्थ के, तो रेयरर भी बताए जाते हैं, तो वहां से ये हो जाएगा। और बाकी स्टार्टिंग में भी मैंने बोला एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो ग्रेफाइट है क्या? यस, इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट आ जाए, ग्रेफीन आ जाए, डायमंड आ जाए, और आपका फलरेंस आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वो सारे क्या हैं, दे आर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन ठीक थे। ठीक है, ओके जी, तो ये ऐसे बताई जाती हैं कॉम्पोजिशंस, अभी नहीं इसको लर्न करेंगे। ओके, अब ये देखो डिजीज का नाम है आउच आउच। अभी आउच आउच होती किस वजह से है, तो ये बायोलॉजी में ना एक सेक्शन है, वहां पे बड़ी अलग सी डिजीज आप देखोगे, जैसे मिनमाता डिजीज। हाँ जी, कौन से एलिमेंट से होती है मिनमाता? मिनमाता नहीं ना, ब्लैकफुट, प्लम्बिज्म, नोट कर लो इनको, क्या पता इन्हीं में से आ जाए। ऑनलाइन आ गया आंसर, वेरी गुड, मर्क्यूरी। ठीक है, एक टेबल है, ये वहीं से उठाया है जहां तक मैंने एनालाइज किया, क्योंकि अगला क्वेश्चन अगर देखोगे वो मिनमाता पे आ रखा है। एक पूछा हुआ है आउच आउच, इसको इतई इतई भी बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है इतई इतई, इसी बीमारी को बोलते हैं इतई इतई। आउच आउच या फिर इतई इतई, मतलब कुछ चीज है जो दर्द दे रही है बहुत ज्यादा, दैट डिजीज इज नेम्ड आफ्टर दैट, आउच आउच या फिर इतई इतई। तो ये होती है आपकी कैडमियम की वजह से। ये तो लर्न नहीं करनी पड़ती है, छोटा सा टेबल बना लो अपने पास। हाँ, एक चीज जो नोटिस करने लायक थी, ऐसी कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं आपसे पूछी है जो हमने 9th 10th 11th 12th में पढ़ी होती हैं, जैसे कि नॉर्मल सी डिजीज जैसे मलेरिया की क्या लाइफ साइकिल है। अब हरियाणा वाले तो वैसे ही पूछ रहे हैं, सिम्टम भी पूछ रहे हैं बीमारियों के, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी टेबल में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिन माता आ जाएगी आपकी मर्क्यूरी की वजह से। ठीक है, एच उसका सिंबल होता है मर्क्यूरी। ब्लैक फुट किसकी वजह से होती है? ऑनलाइन अगर पता है आप भी बताओ। ब्लैक फुट, ब्लैक फुट होती है आपके आर्सेनिक, और आर्सेनिक से रिलेटेड डिजीज बहुत प्रेवलेंट रही है 2024 में, ध्यान रखना, आर्सेनिक। और प्लम्बिज्म किसकी वजह से होती है? नहीं, लेड, ये होती है लेड की वजह से। ठीक है, पीबी, लेड। और जो आपने ये आउच आउच पढ़ी, दैट इज फ्रॉम द कैडमियम। इसके अलावा एक छोटा सा होमवर्क करना आज जाके, एक ब्लू बेबी सिंड्रोम आपने सुना होगा, आपने देखना है ये किसकी वजह से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, जो मेरे नोट्स रहेंगे वो मैं इसी तरह से बनाऊंगी कि वो मोर देन इनफ हो जाए आपके लिए, और आपको एनसीईआरटी भी ना पढ़नी पड़े। ठीक है, डिटेल में ही रहेंगे वो। नॉलेज तो ऐसी चीज है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, वो कभी खत्म नहीं होगा। सोर्सेज आप पढ़ते जाओ, वो खत्म नहीं होंगे, तब तो यूपीएससी की जगह पीएचडी हो जाएगी हमारी, है ना। तो वो चीज नहीं करनी है अपने को। तो ये देखो, आर्सेनिक आ गया, ब्लैक फुट डिजीज, आउच आउच को इतई इतई भी बोलते हैं, तो इतई इतई किसकी वजह से हुई? कैडमियम, वेरी गुड। आपका नाम? सचिन, यश, ठीक है, ओके, चलो जी। नाउ यहाँ पे लिखा है कौन सी डिजीज मिनमाता कॉज करती है, तो अगले साल मिनमाता पूछ लिया था, दुआ करना कि आर्सेनिक इस बार पूछ लें तो उससे ब्लैक फुट आ जाएगी। ठीक है, उसी टेबल से है जहां तक मैंने आइडिया लगाया, तो याद रखना इसको, मर्क्यूरी से आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसके ऊपर थोड़ा सा लेक्चर रहेगा हमारा, ये थोड़ा डेप्थ में आ रखा है क्वेश्चन। अगेन न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, तो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर हम फोकस करते हैं, और ज्यादातर जो इसके आंसर निकल के आते हैं ना, जितनी वैल्यू दी होती है उसके डबल ही आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 70 मिल जाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी 140 बन जाएगी, जनरली डेज डबल ही होते हैं। ठीक है, बाकी इसको करेंगे डिटेल में, अभी इसको करने का फायदा नहीं है, बट यहाँ पे पूछा गया था कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है डिग्रेड अगर करे जा रहा है तो कितने, 0.25 ग्राम का पूछा हुआ था यहाँ पे, तो 140 आता है जनरली, 1/4 अगर कर देते हो, मतलब डबल ही आएंगे जितने भी नंबर ऑफ डेज आपको दिए होते हैं। नाउ आयोडाइज सॉल्ट के ऊपर आपसे पूछ लिया है, तो अगेन एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है, तो दोबारा से तो नहीं पूछा जाएगा, पर आपने याद रखना है टिंक्चर ऑफ आयोडीन।
ठीक है, ये तो आयोडाइज सॉल्ट है। बोलते हैं ना कि आपके सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए। टूथपेस्ट की बात नहीं कर रही मैं, नमक की बात कर रही हूँ। क्योंकि पहले ग्वाइटर बहुत प्रेवलेंट होता था, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती थी ना। सुनो है ग्वाइटर के बारे में? हिंदी में मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, पूरा थायराइड ग्लैंड ऐसे स्वेलअप हो रखा होता है, दैट इज ग्वेटर। तो ये पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस कॉमन सॉल्ट NaCl, इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट। और जो मैंने अभी बोला टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये क्या चीज होती है? ये होती है आपकी एंटीसेप्टिक। ये चोट वोट लग जाती है तो उसके ऊपर लगाते हैं। बिटाडीन आपने सुन रखी है, एक और होता है दैट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। उसमें क्या किया जाता है, आयोडीन में इथेनॉल डाली होती है। जो पीते हैं ना लोग अल्कोहल, उसी की फॉर्म होती है, दैट इज इथेनॉल इज ड्रिंकेबल। तो इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाता है आयोडीन में। तो आप एक याद रख लेना, दैट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये होता है आपका आयोडीन के साथ इथेनॉल, इसको ध्यान में रखना, आयोडीन प्लस इथेनॉल। अच्छा, घेंगा बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, नाइट्रेट्स रहेगा, गुड। साइनोसिस भी बोलते हैं, यस। ओके, नाउ विनेगर। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आते हैं। अगेन बोल दिया जाता है कि सिरका, सिरका सुन रखा है, तो होता है आपका 5 to 12%। जनरली 8% वाली मिलती हैं बॉटल्स, या फिर 15% ज्यादा से ज्यादा। किस में डाला होता है? तो पानी के अंदर डाल दिया होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बड़े सारे नाम हैं, जैसे इथेनोइक एसिड भी इसी को बोलते हैं। पर जो सवाल आता है ज्यादातर वो एसिटिक एसिड का यूज करके ही आता है। और जब सिरके के बारे में पढ़ाते हैं तो बोल देते हैं ये चीज की 5 to 20% इसमें रहता ही रहता है, ठीक है, पानी के अंदर। तो दैट इज विनेगर या फिर सिरका। अब देखो ये अगेन करंट अफेयर। तो विशाखापट्टनम में वो स्टाइरिन की जो लीकेज हुई थी, उससे ये क्वेश्चन आ रखा है। स्टाइरिन आपने सुना होगा रबर के केस में, जब रबर बनती है तो स्टाइरिन का यूज होता है। आइसोप्रीन हो गया, स्टाइरिन हो गया, इनको रबर बनाने में यूज करते हैं। अगेन दिस इज करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसको अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो बट स्टिल इसके दोनों ही ऑप्शन ठीक थे यहाँ पे। तो बोला गया था कि जो स्टोर करा हुआ था वहां पे लीकेज हो जाती है गैसेस की, तो स्टाइरिन गैस ही थी। और शॉर्ट एक्सपोजर भी होता है अगर स्टाइरिन गैस के, तो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे आपकी फूड पाइप वगैरह है, स्टमक है, इन सब में इरिटेशन शुरू हो जाती है, लंग्स आगे सब आ जाएंगे जो भी सॉफ्ट ऑर्गन है बॉडी के अंदर। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक थे, पर अभी के लिए इसका कोई रेलिवेंस नहीं है बिकॉज ये करंट अफेयर था। ओके देन, मीजोथीलियोमा। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेलिग्नेंट है। मेलिग्नेंट आपका कैंसर में पढ़ते हैं, जब डिजीज का एक पार्ट आता है कैंसर। ऑल्दो मेंस के लिए जब हमने एडिटोरियल करे हैं कैंसर के बारे में बहुत बार पढ़ा है। तो सीमेंट का आपको ध्यान होगा, डेपोजिशन हो जाती है ना बॉडी के अंदर, और 20 से 25 साल लगते हैं इसको होते होते, इस वाले कैंसर को होते होते, क्योंकि जो लोग वहां पे काम करते हैं उनको ही ये चीज देखने को मिलेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज एस्बेस्टोस, बहुत पॉपुलर है ये वर्ड एस्बेस्टोस। जिन्होंने तो लगाई है एडिटोरियल वो मत करना ऐसे कि पता नहीं क्या चीज है। तो इट इज एस्बेस्टोस, ठीक है। जितने भी सीमेंट फाइबर से रिलेटेड आपकी फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे एस्बेस्टोस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसका आंसर भी यही था, एस्बेस्टोस। इसके अलावा ये आ गया आपका कैटालिटिक कन्वर्टर्स। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि जो हमारे इंजन हैं उसमें से लेड ना निकले, पॉइजनस गैसेस ना निकले, तो हम शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? बिकॉज हमारे टारगेट्स ही कुछ ऐसे हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, कोल का कम से कम यूज करना है, पॉल्यूशन को डिक्रीज करना है, और नेट जीरो एमिटर बनना है बाय 2070। तो किन चीजों को यहाँ पे एलिमिनेट करना है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। SO2 वैसे भी नहीं होती, SO2 फैक्ट्री से ज्यादा इमर्ज करती है, तो SO2 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे इसमें। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसा फ्यूल जो प्रॉपर तरीके से जला नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एनवायरमेंट में हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी होती है हमारे ब्लड में मिक्स होने की। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है। तो ये जनरल सी गैसेस है। अब यहां से आप अजम्पशन लगा सकते हो एसिड रेन की। जो एसिड रेन होती है ना, ठीक है, बादल है, पानी आएगा, पानी का फॉर्मूला H2O, यस। और एनवायरमेंट में SO2, NO2, ये कुछ ऐसी गैसेस होती है। जब ये पानी और सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं तो एक एसिड बनता है, कौन सा? वेरी गुड, H2SO4। और इसका एक नाम भी है किंग ऑफ एसिड, सबसे स्ट्रांग होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड और ऑयल ऑफ विट्रॉल, याद कर लो इसको, ऑयल ऑफ विट्रॉल, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। जो आपने सुना होगा ना ताजमहल डिग्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस एसिड,
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह आप बाद में बोलते हो, पहले जो एसिड है वो है आपका H2SO4। अब ऐसे नहीं है कि वो बड़ा कंसंट्रेटेड है, वो वीक है, पर उस मॉन्यूमेंट को खराब करने के लिए बहुत है, ठीक है। और एसिड रेन के अंदर अगर आपसे पूछ लें कि कौन सा जो एसिड है वो सबसे ज्यादा होता है, तो वो भी आपको क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही मिलता है, H2SO4 ही मिलता है। ओके, तो ये आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन था। अब चलेंगे फिजिक्स की तरफ। अब फिजिक्स आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मैंने नोट्स के भी एब्स्ट्रैक्ट उठाए हुए हैं। जैसे रेजिस्टेंस जब हम पढ़ते हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए आप पढ़ते हो LTA, दैट इज लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, और साथ में किस चीज का कोई सब्सटेंस बना हुआ है। अब सब्सटेंस के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो यस करती है, कॉपर वायर्स आपने सुन रखी हैं। सिल्वर के थ्रू कर जाती है, तो यस करती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर और सिल्वर में से चूज करना हो तो हम चूज भी सिल्वर को करते हैं, पर महंगा पड़ता है, इसी वजह से हम देखेंगे ट्रेडिशनली हम कॉपर्स का यूज करते हैं। तो दो शब्द आ गए यहां से, वन इज कंडक्टर और दूसरा आ गया सॉरी इंसुलेटर्स। और बीच में क्या आते हैं, सेमीकंडक्टर्स। तो ये प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब करंट फ्लो कर रहा है, कोई चीज उसको रोक रही है। जैसे फोन ही आप यूज करते हो, गर्म नहीं हो जाता एकदम से, और फिर जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो भी रुक जाती है कहीं ना कहीं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजिस्टेंस। पर यहाँ पे पूछा है आपसे रेजिस्टिविटी, तो अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आपको लगेगा लेंथ भी तो ठीक है, क्रॉस सेक्शन भी तो ठीक है, मटेरियल भी ठीक है, आई विल गो विद मास। पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पूछिए रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की अंदर की प्रॉपर्टी होती है। जैसे पेपर को अगर आप उठा लो, उसके साथ प्रॉपर वायर वायर लगा दो, कभी करंट पास करेगा, नहीं करेगा, वो तो इंसुलेटर है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो दैट इज आप उसी को बोलते हो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और जो उसकी टेंडेंसी है करंट ना पास करने वाली, दैट फिनोमिना इज नोन एज रेजिस्टिविटी। वो तो नेचुरली है ना। बाकी आपने कोई अप्लायंस चार्जिंग के ऊपर लगा दिया, करंट का फ्लो हो रहा है, पर वो गर्म कर रहा है समहाउ। रेडमी का फोन ले लेते हैं, रेडमी का कर जाता था गर्म, है ना। अब भी आते हैं वो इश्यू, या अब नहीं आता, आपका पता नहीं, पर पहले वो नोट 4 वगैरह थे, वो तो बड़े गर्म होते थे। करंट तो फ्लो कर रहा है और फोन के अंदर ही जा रहा है, फोन ही आपका अप्लायंस है, करंट जा रहा है पर गर्म हो रहा है फोन, तो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, पर उसकी वो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी नहीं है। पर पेपर को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, पेपर कभी भी करंट अपने में से जाने नहीं देगा, इंसुलेटर है। तो रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और ये मटीरियल पे डिपेंड करती है। आती कहां से है, तो एक फॉर्मूला होता है इसका, दैट इज R इज इक्वल टू ρl/A। पर इसके लिए हमें पूरा डेप्थ में जाना पड़ता है पहले, तभी हम रेजिस्टिविटी पे आते हैं। और बाद में हम बोल देते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द दैट इज ऑन द मटेरियल ऑफ द, जो मटेरियल है वो बना किस चीज का है, उसके ऊपर आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। बाकी अगर रेजिस्टेंस बोला होता तो ए ऑप्शन भी ठीक होता, बी भी ठीक होता, डी भी ठीक होता, ठीक है। तो ये कंडक्टर, इंसुलेटर, वो सब जब पढ़ते हैं तब आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा डेप्थ में होता है। अभी अगर मैं बोलूं, आपने आइस उठाई, पानी के अंदर उसको डाल दिया, अब बताओ क्या वाटर का लेवल राइज करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करता। यही डेंसिटी का है। बर्फ को आपने देखा होगा, उसका साइज रिड्यूस करता जाता है, वाटर लेवल हमेशा सेम रह जाता है, क्योंकि जो आइस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है देन वाटर, तो लेवल कभी भी राइज नहीं करता, ठीक है। तो ये हम देखना पड़ेगा, हम जब आर्किमिडीज, टॉर्सिली प्रिंसिपल ये सब पढ़ते हैं उसमें आता है ये कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर वो सी कि नहीं चेंज करता, तो यही चीज है। ओके, नाउ साउंड के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। साउंड के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, एक तरफ आपके पास सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, साउंड कहां पे सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगी, सोच के करो थोड़ा। एक तरफ सॉलिड है, ऑनलाइन आप भी बताएंगे, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। बताइए सबसे ज्यादा फास्ट कहां पे ट्रेवल करती है साउंड, सॉलिड के अंदर, पहले देख लो, लिक्विड के अंदर या फिर गैस के अंदर। अब लगाओ आइडिया। हाउ मेनी सेज गैस, सॉलिड, यस सॉलिड, क्योंकि जो साउंड होती है ना उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। तो यहां पे देखो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक है, तो एक मॉलिक्यूल जब दूसरे से टकराएगा तो ज्यादा फास्ट चलेगी आपकी साउंड। पर वहीं पे गैस और गैस के मॉलिक्यूल में देखो गैप बहुत ज्यादा है, तो इस तरफ को आपकी जो साउंड की स्पीड है वो रिड्यूस कर जाती है,
ठीक है। तो इसका भी एक चार्ट होता है प्रॉपर, उसमें स्टील होता है, वाटर होता है, एयर होती है। एयर के अंदर जैसे मैं बता देती हूँ क्योंकि डिफेंस में पढ़ते हैं, 333 हम लेके चलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, पर वहीं पे स्टील का देखोगे तो वो 1000 में चली जाएगी। तो सॉलिड जो होता है उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी हाई, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखोगे। ओके, नाउ बिफोर स्केल। अब बहुत सारे डिवाइसेस आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं टेम्परेचर आपने मेजर करना है बॉडी का, तो आप क्या यूज करोगे? थर्मोमीटर, ये हरियाणा में पूछा हुआ था, ठीक है। अगर मुझे चेक करनी है आपके ब्लड प्रेशर, फिर आप क्या यूज करोगे? देखा है, हाँ यही होता है, पर बोलते क्या है उसको? स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है, दैट अप्लाइंस। अब तो इलेक्ट्रिकल भी आ गए, इलेक्ट्रिकल स्फिग्मेनोमीटर्स आ चुके हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे पूछा था बिफोर स्केल, ये टाइम था हरिकेन्स का। हरिकेन क्या होता है? जैसे साइक्लोन सुना है, अपने एरिया में बोलते हैं साइक्लोन। हरिकेन कहाँ पे बोलते हैं? यस, वेस्ट वाली साइड, अमेरिका वाली साइड जो भी आ गई वहां पे बोलते हैं हरिकेन। विली विली कहाँ पे बोलते हैं? यस, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा उसका आंसर। तो ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं साइक्लोन को विली विली। उस टाइम पे ये एरा चल रहा है 2014 को, तो अगेन ये करंट अफेयर से उठाया था और पूछ लिया आपसे कि बताइए विंड वेलोसिटी को मेजर किया जाता है बिफोर स्केल के साथ। कुछ और आपके डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर, हवा के अंदर आपका कितना प्रेशर है, तो उसको बैरोमीटर से आप करते हो। एंड विंड वेलोसिटी के लिए बिफोर्ड भी हो जाता है, अनीमोमीटर भी हो जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर या फिर जो आपका फ्लूइड प्रेशर होता है, फ्लूइड आएगा यहाँ पे, लिक्विड का प्रेशर, उसको मेजर किया जाता है विद पाइजोमीटर। तो ये तो डिवाइसेस हैं, स्टैटिक सी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। ओके, अब ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आ गया। इसको अभी करने का फायदा नहीं है, बिकॉज इसके लिए एक डेरिवेशन समझनी पड़ती है आपको। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, वेरी गुड, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। अब देखो, जब हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी आएगी इनमें से? पोटेंशियल आएगी कि काइनेटिक आएगी? काइनेटिक। तो एनर्जी इन मोशन भी बोलते हैं इसको, एनर्जी इन मोशन। और अगर रेस्ट में है तब कौन सी आती है? तब पोटेंशियल आती है। इन दोनों के सम कर दें अगर, तो कौन सी एनर्जी निकल के आती है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेशंस होती हैं, वो फॉर्मूला, वो अगर डेरिवेशन आपको समझ आती है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके, जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। खैर, यहाँ पे पूछा था एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, मतलब एक का मास ज्यादा है, एक का कम है, और यहाँ पे बोल दिया कि पर उनका मोमेंटम बराबर है, ठीक है। एक लाइट है, एक हैवी है, पर उनका मोमेंटम यहाँ पे बराबर कंसीडर किया हुआ है। तो किसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? खैर, ये तुक्का मारना हो तो आप बोल दोगे ऑब्वियसली लाइट बॉडी की, ठीक है। पर डेरिवेशन आपको उसके लिए समझनी पड़ेगी। अगेन 15 to 20 मिनट्स लगते हैं उसको, तो इट इज फ्रॉम द फिजिक्स अगेन। लो जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड शाइन करता है बिकॉज ऑफ TIR, बहुत पॉपुलर है। तो जब TIR पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल में आता है। वैसे आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती हैं वो भी किस मैकेनिज्म पे रहती हैं? TIR वगैरह पे। सिटी स्कैन TIR पे फंक्शन करते हैं? नो, वो तो इमेजिंग करता है ना अंदर की बॉडी पार्ट्स के। एक्सरे? नो, वो भी इमेजिंग करता है। एंडोस्कोपी के बारे में सुन रखा है? एंडोस्कोपी, जैसे गट रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो एक मशीन सी डालते हैं मुंह के थ्रू और वो नीचे तक जाती है, सुना है? एंडोस्कोपी, वो भी TIR के ऊपर फंक्शन करती है। तो वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सुनोगे आप, पेट से रिलेटेड इश्यू जिनको भी हो रहे हैं वहां पे आएगा ये वर्ड। ओके, लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सरे के ऊपर आ रखा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एक्सरे है वो कौन सा फिनोमिना नहीं शो करता? तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब ये प्रॉपर्टीज आती हैं। एक चार्ट होता है, उसमें लिखी होती है। तो इट इज नॉट डिफ्लेक्शन, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सरे इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट कर जाती है तो आपको लगता है उसको हम मेडिकल फील्ड में यूज कर सकते? तो दैट इज द ओनली ऑप्शन जो फिनोमिना एक्सरे नहीं शो करता है। बाकी सब करते हैं, डायफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, वो सब। अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ रखा है, वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस है? एक वेट है, एक मास। हम तो जनरली यूज कर लेते हैं दोनों ही टर्म, कभी वेट बोल दिया कभी मास बोल दिया, पर एक डिफरेंस है। जो वेट होता है, यस वेरी गुड, W इज इक्वल टू mg। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक तरह की एक्सेलरेशन ही है मतलब। एक फॉर्मूला और सुना होगा आपने फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू m में, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का जो सेकंड लॉ था यही तो निकल के आया था उससे, F इज इक्वल टू m में। न्यूटन के 3 लॉ तो नहीं भूलने आपको, वो तो याद ही रखने पड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो,
कोई ब्लॉक है, कोई छोटा सा डब्बा है अपने पास, उसका वजन दिया हुआ है 1 न्यूटन, तो अपने पास वेट दे रखा है, और क्या बोला है साथ में, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे दिख रही है 1 स्लैश लगा दिया पहले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछा कि फोर्स क्या लगेगी ब्लॉक पे, तो फोर्स हमें निकालनी है, पर हमारे पास मास नहीं है अभी, मास निकालना पड़ेगा पहले। तो ये तो यहीं से आ जाएगा क्योंकि वैल्यूज गिवन है। वेट देखो सबसे पहले, यहाँ पे आप ही करवा दो इसको, लो W इक्वल टू 1 है, रुक जाओ, ये रुक गया फिर से, आ गया, ये आप ही कर लोगे, इजी है। 1 मिनट, कहाँ गया वो, ये चलो फिर से, चलिए जी। तो वेट दे रखा है 1 न्यूटन, और ग्रेविटी आपको पता लग गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो W इक्वल टू mg, डाल दो, वेट की वैल्यू 1 आ जाएगी, मास यहाँ पे, और ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकल गया मास, मास आ जाएगा आपका 1/9.8। नाउ फोर्स मैंने आपको बता दिया ma के बराबर होता है, तो मास अब आपको पता है, अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। मास की आ गई 1.9, 1/9.8 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 1, तो लो आपका फोर्स निकल के आ गया 1/9.8। बिल्कुल बेसिक था, अगर जब पढ़ेंगे हम तो ये W इक्वल टू एम जी, आई थिंक कईयों को तो याद भी हो गया अभी, W इक्वल टू एम जी है, F इज इक्वल टू एम ए है। बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल आएंगे, सी सेट लेवल के नहीं आएंगे, तो वैसी टेंशन नहीं है इसमें। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED लैंप, तो ये पूरा थ्योरेटिकल है अगेन, लाइट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आप इसको देखते हो। तो इसका आंसर तो यहाँ पे 1 and 3 था, एवरेज लाइफ स्पैन वगैरह, तो ये तो उधर कंपैरिजन कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो ये पूरा थ्योरेटिकल है अगेन, इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है। देन बॉल ड्रॉप ऑन द फ्लोर, इट बाउंसेस, दिस इज अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि बॉल को फेंका आपने ऊपर से नीचे, वो ऊपर को आएगी ना दोबारा से, दैट इज बिकॉज ऑफ कौन सा प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड लॉ, दैट इज एक्शन इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन, तो सी हो जाएगा यहाँ पे। तो लो, न्यूटन के 3 लॉ तो नहीं भूलने अपने को। नाउ ये प्रिंसिपल्स का जस्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पे रिलेटेड है। आर्किमिडीज हमने स्टार्टिंग में देख लिया, डूबने से रिलेटेड कभी भी कोई बात होती है, बायंसी वहां पे एक वर्ड आता है, तो वहां पे तो आर्किमिडी आ जाएगा। पर यहाँ पे पूछा है हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में, तो वहां पे जब आएगा तो ये पास्कल का लॉ था यहाँ पे पूछा हुआ, ऑटोमोबाइल्स में जो यूज होता है, F/A, फोर्स अपॉन एरिया पे लगता है। तो खैर इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये देख लो, ये पास्कल है, दिस इज योर टॉर्सली लॉ। तो अब ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, पर हाँ आइडिया होना चाहिए कि कौन सी फील्ड के अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज करा गया है। ये बर्नौली थ्योरम वगैरह है आपकी। ओके, यहाँ पे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो यहाँ पे तो सीधे सीधे वो फैक्टर जिसके ऊपर साउंड डिपेंड करती है वो आते हैं, उसके लिए DTH रहता है आपका, DTH सुना है, DTH आपकी ये केबल से कनेक्ट, उससे आप याद रख सकते हो। तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सब चीजों पे करता है, ठीक है। तो DTH से याद रख लेना इसको। नाउ व्हाट हैपन व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, वो प्रिज्म याद है आपको, ऐसे सुई लगाते थे सामने, तो दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है, कुछ कुछ म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, तो वही चीज है, जब रेयरर से कोई भी चीज डेंसर में जाती है तो वो बेंड कर जाती है टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है। इसको काफी देर लगती है, 1 घंटे का लेक्चर रहता है, इजी क्वेश्चन। उसके बाद मेडिकल प्रोसीजर जिसमें टोटल इंटरनल, ये लो जी, ये क्वेश्चन भी आ गया आपका, TIR का प्रिंसिपल कहाँ पे लगता है, तो एंडोस्कोपी, क्योंकि एक्सरे और सीटी तो नहीं हो सकता, ठीक है, वो मैंने आपको बता भी दिए, और खैर उसकी डिटेलिंग बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ पे पूछा है 3D जब मूवीज देखने जाते हो आप सिनेमा हॉल्स के अंदर, वो देते हैं ना आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लासेस, कौन से होते हैं वो, पोलराइड ग्लास होते हैं, वो बोलते भी हैं वहां पे जो पकड़ा रहे होते हैं कि मैम हैव इट, सर हैव इट, तो दीज आर द पोलराइड ग्लासेस, ये तो पता होना ही चाहिए। मैग्नीफाइंग तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाना था, वो ऑलरेडी मैग्नीफाइड हो जाएगा जब अगर वो लगाएंगे, तो यहाँ पे पोलराइड ग्लासेस आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे पूछा है कि वॉल्यूम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो खैर मैंने जैसे बताया डेंसिटी वाला टॉपिक है, ये भी आइस पढ़ेंगे जहां पे वहीं पे आएगा, तो यहाँ पे पहले डिक्रीज करता है देन इंक्रीज करता है। ओके, लास्ट टॉपिक दैट इज टेक्नोलॉजी, बहुत कम क्वेश्चंस है। पहले तो कंप्यूटर सिस्टम का देख लो,
आउटपुट इनपुट डिवाइसेस। प्रिंटर की आपने दो टाइप सुनी होंगी, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। वो बस क्लासिफिकेशंस याद रखेंगे तो हो जाएगा ये। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके उस टाइम पे 2014 का टाइम है, साइबर अटैक्स बहुत हुए थे, उस वजह से ये क्वेश्चन आया था। अगेन आपका करंट अफेयर ओरिएंटेड है, अभी के टाइम पे इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। देन दिस इज अगेन फ्रॉम द करंट अफेयर ओनली। कंप्यूटर के लिए अलग से हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, इस बार पेपर टाइम के बाद आ रखा है और इसको अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। अब देखो ये था वो बाइनरी वाला, तो इसके लिए हमें फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 111 बोला हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी तो 7 आती है पर आती कैसे है, तो ये लिख लेते हैं हम ऐसे 111। फिर 1 को मल्टीप्लाई करना होता है पहले 2 रेज टू पावर 0, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करना होता है 2 रेज टू पावर 1 और उसके बाद करते हैं 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2। देखा 2 है, ठीक है, ये बेस में आता है 2, तो कभी 2 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 8 आएगा, कभी 16 भी आएगा। हम करेंगे 2 6 8 तक, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगा अपने को। तो अभी इस फॉर्मूले को नहीं करेंगे, ऑल्दो इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास आंसर विल बी 7, ठीक है। ये बाइनरी डिजिट्स में यूज करते हैं हम। उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है लेजर बीम एंड इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में, तो अगेन ये आपके प्रिंटर वाला है। जैसे मैंने बोला क्लासिफिकेशन हम कर लेंगे, वहां से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये लेजर प्रिंटर के बारे में पूछा हुआ था। अगेन दिस इज फ्रॉम द लेजर पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको भी उसी में करेंगे। आईसीएमआर जीन थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। अब के टाइम पे जीन थेरेपी तो नहीं पूछेंगे पर कार टी पढ़नी पड़ेगी आपको। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये थेरेपी आपके किसके ट्रीटमेंट में यूज होगी सबसे ज्यादा? कैंसर। अब जो रेलिवेंट है आपके लिए वो कार टी थेरेपी है। ज्यादा से ज्यादा पुराना आएगा क्रिस्पर के ऊपर, ठीक है। तो वो छोटे छोटे फिनोमिनाज हैं, बायोटेक के अंदर देखेंगे। अब ये जीन थेरेपी, पहले में इसकी डेफिनेशन दे रखी थी, दिस ऑप्शन वाज करेक्ट। उसके अलावा बोला था कि कैसे ये फंक्शन करती है, तो हाँ जी, ये डीएक्टिवेशन। इसमें क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर देखा जाता है कोई जीन खराब हो गया, फिर उसको रिपेयर करा जाता है, बॉडी से ही निकाला, बॉडी में दोबारा से डाल दिया जाता है। तो दोनों ये डेफिनेशन बेस्ड थे। और ये वाला जो आ गया आपका कि कौन से रूल्स के तहत इसको यूज करा गया, तो 2019 के थे। और थैलेसीमिया हो गया, जितने भी आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उन सभी में इसका यूज रहेगा, तो सारे ही यहाँ पे करेक्ट थे। ओके देन उसके अलावा सैटेलाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पे IRNSS के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन गलत थी। तो यहाँ पे बोल दिया था कि जो हम जीपीएस वगैरह यूज कर रहे हैं उसके साथ इसको कंपेयर कर दिया था। तो जीपीएस तो पैन वर्ल्ड लेवल पे यूज कर रहे हैं, चाइना को जब तक कंसीडर ना करें। तो IRNSS ये तो हम स्पेसिफिक एरिया पे यूज करते हैं। तो खैर अगर स्पेस टेक पढ़ा होता ध्यान से तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्वेबल था। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास। ये बिल से और रिलेटेड है, पर जो प्रेगनेंसी वगैरह है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है। बिल कैसे पास होता है, एक्ट कैसे बनती है, वो आपका पॉलिटी के अंदर आएगा। ओके नाउ लास्ट स्लाइड है आपकी ये। तो नोट्स मैंने आपको पहले बता दिया, क्लास के नोट्स उनके लिए जिनको थोड़े टाइम के लिए अपनी क्यूरियोसिटी रोकनी है, ज्यादा जानने की इच्छा नहीं है, टाइम भी नहीं है उतना, तो दे विल गो थ्रू द क्लास नोट्स ओनली। एनसीईआरटी किसी को अगर पढ़ना है कोई स्पेसिफिक चैप्टर, मैसेज करके पूछ लेना है कि मैम हमें और जानना है इसके बारे में, आपको चैप्टर का नाम बता दूंगी, सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आपने। एंड करंट अफेयर बर्निंग इश्यूज थोड़े से देखने पड़ेंगे, थोड़े मैंने आपको बता भी दिए, वेट लॉस ड्रग एंड ऑल, उनसे ही है प्रोबेबिलिटी। एंड टेक्नोलॉजी के वही टॉपिक्स उठाने हैं जो हमें लीडर बनाएगा आगे चल के, तो दैट इज स्पेस टेक आ जाएगा आपका। ज्यादा से ज्यादा क्वांटम कंप्यूटिंग में पूछेगा अगर कंप्यूटर के फील्ड में उनको कुछ पूछना होगा। बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो तो हम करेंगे। तो कंक्लूजन अगर देखें तो सारे चैप्टर अपने को उतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है अगर पीवाईक्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करें। अब आप बताओगे मुझे कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे लगे आपको जो पढ़ने हैं, मस्ट रीड हैं और जहां से क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिले। 1 सेकेंड। ऑनलाइन आप भी बताओ चैट बॉक्स में। ये रहा आपका सिलेबस, आइडिया लगाओ आप थोड़ा सा जहां से रेलिवेंसी आपको दिखी क्वेश्चंस की। आया तो गैप पे ही है पेपर, पर कुछ टॉपिक्स थे ऐसे जो कॉमन से थे, बताइए। एक लाइट वाला आ गया, ठीक है, लाइट। वैक्सीन आ गया 2, और फर्स्ट टॉपिक में देखो कुछ इंपॉर्टेंट था, यस, स्टेट ऑफ मैटर आ गया आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कितने पूछ दिए। वो आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन तो छोड़ने ही नहीं है इन शॉर्ट,
क्योंकि हर साल ही देखा हमने लगभग। और एक्शन ऑफ सोप, ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, ये सारे ही स्टेट्स में पूछा जाता है, और इट्स नॉट ओनली अबाउट पंजाब। एनर्जी आपने बोल दिया, यश ने बोल दिया अभी। लाइट साउंड हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर, एक ही साल के थे वो सारे, दिक्कत ये है 2014 के क्वेश्चन थे वो सारे जो आपने देखे अभी, और थे भी करंट ओरिएंटेड। जो अटैक्स हुए थे, साइबर अटैक्स, पर साइबर अटैक अब नए वाले पढ़ने पड़ेंगे अपने को, मालवेयर ज्यादा न्यूज में था, और पुराने वालों का अब कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी था। तो ये वाली जो चीजें रहेंगी हमारी प्रीलिम्स में, इन पे हमें फोकस करना ही पड़ेगा। पहले हम करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे ये लाइफ ऑन अर्थ है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा आपको, दिखा कोई नहीं दिखा, पर वहीं पे हरियाणा का पेपर खोलोगे, इससे भर भर के क्वेश्चन आ रखे। ठीक है, तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, इसमें हमें नहीं मिलेगा उतना ज्यादा। बाकी ह्यूमन बॉडी से अगर देखें तो सिर्फ ब्लड पे एक क्वेश्चन मिला, और मिला कोई क्वेश्चन नहीं। हीमोग्लोबिन, वो भी ब्लड से ही है अगेन, तो ब्लड वाले टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। उसके अलावा इनमें से मिला कुछ तो नहीं, एक बिल था वो भी पॉलिटी से रिलेटेड था, करंट अफेयर वाला था। फोर्स से मिला कुछ तो न्यूटन के लॉज, यस हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, पास्कल लॉ हो गया, तो दे आर मस्ट, यस। हाँ जी, ऑनलाइन, गुड। किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो अब, बाकी रेस्ट नोट्स ऐसे ही बनाए जाएंगे कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे। एनसीईआरटी तो 6 से लेके 10 तक बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और जैसे मैंने आपको सोर्स बताया ओर्स का, सारे ओर्स को याद करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी स्टैटिक वाले, मुझे आदत है ये कि स्टैटिक वाला हम एंड में, जैसे जो भी लेक्चर होता है तो लास्ट में एक बार याद कर लेते हैं 3-4 चीजें, तो क्योंकि स्टैटिक एक साथ याद करोगे कभी भी याद नहीं रहेगा। सेम जैसे पॉलिटी के आर्टिकल्स एक दिन याद करोगे तो नहीं याद होते, थोड़े थोड़े याद करने, ठीक है। सो दैट्स इट।